हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग साइंस से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, दलहनों के बारे में क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि भारत प्रोटीन युक्त दालों का विश्व का सबसे बड़ा आयातक, उत्पादक और उपभोक्ता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। भारत जो है वो विश्व में दालों का सबसे बड़ा आयातक है, यानी दूसरे देश से भारत में सबसे ज़्यादा दाल मंगवाया जाता है और भारत में दाल सबसे ज़्यादा उत्पादित भी होता है और उपभोक्ता भी भारत में दाल के सबसे ज़्यादा हैं। फिर देखिए, दक्षिण एशियाई देश सामान्यतः कनाडा, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया, मोजाम्बिक और तंजानिया से दलहनों का आयात करता है। ये भी बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए, निम्नलिखित में से किस कोर सेक्टर उद्योग का भारत की कोर उद्योग सूचकांक में सबसे अधिक योगदान है? तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद। फिर देखिए, मध्य हिंद महासागर में स्थित अफानासी निकेतन समुद्री टीला निम्नलिखित में से किस खनिज से समृद्ध माना जाता है? तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, कोबाल्ट। याद रखिएगा। फिर देखिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि इसे IUCN रेड लिस्ट में लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यह लुप्त प्राय नहीं है, बल्कि क्या है, गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, यानी कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। याद रखिएगा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, यानी कि ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और यदि ये एक हमारा रॉन्ग हो गया तो करेक्ट आंसर निकल कर आ गया ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, हमारा संरक्षित क्षेत्र और संरक्षण दिया हुआ था। आइए देखते हैं, सबसे पहला क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है कि कक्ष बस्टर्ड अभ्यारण्य, यह कहाँ है? इसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का संरक्षण किया जा रहा है, बिल्कुल सही है। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, इसमें रॉयल बंगाल टाइगर को संरक्षित किया गया है। फिर कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, इसमें किसे किया गया है? एशियाई शेरों को। ठीक है, नहीं, एशियाई शेरों के बाजार किसे किया जाता है? कांजीरंगा में गेंडों को। इस तरीके से क्या हो जाएगा? ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें बोल रहा है कितने सही सुमेलित हैं, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए 56 नंबर की, भारत की पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में सूखे की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले लिखा हुआ है कि रेत खनन के कारण क्षेत्र में सूखे की स्थिति गंभीर हो गई है, बिल्कुल सही है। फिर देखिए लिखा है, जलवायु परिवर्तन और अनियमित वर्षा के कारण इन नदियों का प्रवाह क्या है? कम हो गया है, ये भी सही है। फिर देखिए लिखा है, प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व की ओर बहने वाली अधिकांश नदियां अंततः अरब सागर में प्रवाहित होती हैं। तो ये गलत नहीं है, क्योंकि जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं जैसे कि गोदावरी हो गई, कृष्णा, कावेरी, ये सभी अरब सागर में नहीं बल्कि बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती हैं। ये सही है, यानी कि ये गलत हो जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, उसमें लिखा है स्टेटमेंट में कि कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क का लक्ष्य जो है वो वर्ष 2030 तक विश्व के 30% स्थलीय और सागरीय क्षेत्रों का संरक्षण प्रदान करना है। ये बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं, क्या लिखा है कि प्राकृतिक आवासों के उच्च प्रतिशत को संरक्षित करने से जैव विविधता को संरक्षित करके जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने का उद्देश्य है। तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए, भारत की सौर ऊर्जा पहल के बारे में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि भारत का जो लक्ष्य है वो वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा को उत्पन्न करना है, बिल्कुल सही। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान PM कुसुम योजना का उद्देश्य जो है वो सिंचाई के लिए सौर पंप विकसित करना है। PM कुसुम योजना का क्या उद्देश्य है? सिंचाई के लिए सौर पंप स्थापित करना। ये दोनों ही क्या है? बिल्कुल सही है। अब देखिए क्या लिखा है, प्रदूषण का प्रकार एवं मुख्य स्रोत। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, प्लास्टिक प्रदूषण। प्लास्टिक प्रदूषण का जो मुख्य स्रोत है वो है मछली पकड़ने के जाल एवं समुद्र में डंपिंग। ठीक है। फिर तेल रिसाव। तेल रिसाव में मुख्य स्रोत है अपतटीय ड्रिलिंग और टैंकर लीक।
फिर है रासायनिक अपवाह, कृषि एवं औद्योगिक अपशिष्ट, ठीक है। यानी कि ये तीनों ही क्या है, करेक्टली मैच्ड है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो अटल इनोवेशन मिशन के बारे में है, जिसमें कि पहला जो कथन है वो लिखा हुआ है कि अटल इनोवेशन मिशन की स्थापना भारत में नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। तो ये बिल्कुल सही है। फिर लिखा है जो अटल इनोवेशन मिशन है वह स्टार्टअप्स को केवल वित्तीय अनुदान प्रदान करता है। ये जो केवल वर्ड है ये गलत है, क्योंकि देखिए वित्तीय अनुदान के अतिरिक्त वह रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए बहुत से ट्रेनिंग या मेंटरशिप भी प्रदान करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जहाँ की ये सही है और ये गलत। अब देखिए किलिंग वक्र निम्नलिखित में से किस प्रवृत्ति का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व करता है। तो याद रखिए कि जो किलिंग वक्र है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है, बताइए। ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता का। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के अंतरिक्ष मिशनों के बारे में क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि चंद्रयान 3 का जो उद्देश्य है वो चंद्रमा पर जल की उपस्थिति का पता लगाना था। बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 में क्या लिखा हुआ है कि मंगलयान भारत का पहला मंगल मिशन था जो वर्ष 2014 में सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की कक्षा में स्थापित किया गया था। फिर है गगनयान बृहस्पति के लिए भारत का प्रस्तावित मानव मिशन है, ठीक है, याद रखिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बृहस्पति से रिलेटेड नहीं था, बल्कि ये पृथ्वी की लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करने के लिए बनाया गया एक सैटेलाइट था, ठीक है। इस तरीके से अगर थॉट को एलिमिनेट करें तो करेक्ट आंसर हमारा आएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए भारत में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इस मिशन का जो लक्ष्य है वो वर्ष 2047 तक भारत को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है। फिर है मिशन का प्राथमिक उद्देश्य परिवहन और भारी उद्योगों के लिए हरित हाइड्रोजन का उपयोग करना है। फिर है इस मिशन से आयातित जीवाश्म ईंधन पर भारत की निर्भरता कम होने की उम्मीद है। ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए अनुकूलन कोष और स्वच्छ विकास तंत्र की स्थापना यूएनएफसीसी के फ्रेमवर्क में निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल के अंतर्गत की गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 में क्या लिखा है कि किसानों को बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई थी। तो ये बात बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 में है कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसमें सभी प्रकार की फसलों को बिना किसी बीमा राशि की सीमा के कवर किया जाता है। तो ये बात गलत है। उसमें बीमा राशि भी एक निश्चित तौर पर होती है और सभी प्रकार की फसलों को नहीं, बल्कि सभी फसलों का जो दर है वो अलग अलग है। जैसे देखिए खरीफ की फसलों के लिए 2% है, रबी की फसलों के लिए 1.5% है और बागवानी फसलों के लिए जो प्रीमियम रेट है वो 5% है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए आइसोसाइनाइड, रिफाम्पिसिन और डेलामेनिड जैसी दवाएं सामान्यतः निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़ी हुई हैं। तो याद रखिएगा क्षय रोग से जुड़ी हुई है। क्षय मतलब क्या होता है, टीबी, टीबी से जुड़ी हुई है, ठीक है। इसे फिर से बार बार याद कर लेंगे। अब देखिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत का ही एक हिस्सा है और यह प्रति वर्ष प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। फिर अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, इस योजना में पात्र परिवारों के लिए द्वितीयक और तृतीयक दोनों प्रकार की देखभाल शामिल है। फिर है इसका वित्त पोषण पूर्णतः केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा ये चीज़ गलत है, क्योंकि इसका जो वित्त पोषण है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलजुल कर करती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो फिर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 ओनली। अब देखिए जल जीवन मिशन के बारे में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन है कि जल जीवन मिशन का जो लक्ष्य है, देखिए जल जीवन मिशन का जो लक्ष्य है वो 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर लिखा है इसका जो क्रियान्वयन है विशेष रूप से जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो ये बात सही नहीं है, जो मंत्रालय है वो रॉन्ग दिया हुआ है, ठीक है।
याद रखिएगा, क्योंकि इस मिशन का जो क्रियान्वयन है वो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, ना कि जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा। तो यही यहाँ पर क्या दिया हुआ है, रॉन्ग दिया हुआ है। तो इस तरीके से अगर हम 2 को एलिमिनेट कर देते हैं सारे ऑप्शन से, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आता है, ऑप्शन नंबर सी आता है, यहाँ जिसमें कि क्या है 1 और 3 ओनली। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट 1 में बोल रहा है कि भारत के डिजिटल इंडिया मिशन का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं तक समान पहुंच प्रदान करके डिजिटल डिवाइड को कम करना है। ये बिल्कुल सही है। लिखा है इस मिशन का मुख्य उद्देश्य जो है वो शहरी केंद्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने पर केंद्रित है। तो देखिए इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के साथ है, लेकिन केवल शहरों तक ही नहीं बल्कि ग्रामों तक भी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस वजह से रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें कि एक सही है और दूसरा गलत है। फिर देखिए जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है कि पृथ्वी पर जैव विविधता का एक समान वितरण है, तो ये गलत है, क्योंकि देखिए ये पृथ्वी है जहाँ पर जैव विविधता कहीं कम है कहीं पे ज़्यादा है। और आपको पता होगा कि जैव विविधता सबसे ज़्यादा इस एरिया में है जहाँ की हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, तो इस तरीके से ये गलत हो जाएगा। अब देखिए उच्च सूर्य प्रकाश एवं जल की उपलब्धता वाले क्षेत्र आमतौर पर अधिक जैव विविधता प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि ये वाला जो एरिया है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कैलिस्टो। कैलिस्टो क्या है बताइए। देखिए जो कैलिस्टो होता है ना, बेसिकली कैलिस्टो जो है वो बृहस्पति का तीसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है, बृहस्पति का, याद रखिएगा। केपलर 22b सूर्य जैसे तारे के जीवन के योग्य क्षेत्र में स्थित एक एक्सोप्लैनेट है, ये भी बिल्कुल सही है। फिर है ट्रैपिस्ट। ट्रैपिस्ट वन प्रणाली क्या है, तो एक अतिशीलन बौने तारे की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी के आकार के 7 ग्रह। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। फिर है टाइटन। टाइटन हमें पता है कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो टाइटन है। ठीक है, इस तरीके से चारों ही क्या है, करेक्टली मैच्ड है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लिखा है जल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित प्रक्रियाओं पर विचार कीजिए। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है जल चक्र में कि पृथ्वी वायुमंडल प्रणाली में जल के निरंतर प्रवाह को जल चक्र के रूप में जाना जाता है। जल चक्र क्या होता है, पृथ्वी वायुमंडल प्रणाली में जल के जो निरंतर प्रवाह होता है उसे जल चक्र के रूप में जाना जाता है, जिसमें कि वाष्पोत्सर्जन भी शामिल है, वाष्पीकरण भी शामिल है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण शामिल नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बायोम के प्रकार के बारे में अगला क्वेश्चन है। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, एक तरफ पर बायोम लिखा हुआ है और दूसरे तरफ पे क्या लिखा हुआ है, उसकी प्रजातियां। बायोम, मरुस्थलीय बायोम में आती है कैक्टस, शीतोष्ण बायोम में आती है पर्णपाती मेपल वृक्ष, और बोरियल जो होती है वो किस तरह की प्रजाति होती है, तो याद रखिएगा काई और लाइकेन की नहीं बल्कि ये किसकी प्रजाति है, एक तरह की शंकुधारी वृक्ष है। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि पोषक तत्व विहीन मृदा के साथ शीतकाल के लिए अनुकूल होती है, ना कि लाइकेन है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। बोरियल एक तरह के क्या होती हैं, ये जो कांटेदार वृक्ष होते हैं ना, बड़े बड़े से कांटेदार वृक्ष, बेसिकली शंकुधारी वृक्ष जिसे कहा जाता है वो होते हैं। तो ये गलत हो जाएगा, ये दोनों सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी संतुलन को यहाँ कह रहा है कि कौन सा पारिस्थितिकी संतुलन का सर्वोत्तम रूप वर्णित करता है। तो आइए देख लेते हैं कौन सा सर्वोत्तम रूप वर्णित करता है पारिस्थितिकी संतुलन का। तो याद रखिएगा पारिस्थितिकी संतुलन बेसिकली पारिस्थितिकी तंत्र में जनसंख्या के बीच स्थिरता की स्थिति होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखिए 75 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्या लिखा हुआ, बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व में एक है नंदा देवी। नंदा देवी में उत्तराखंड। ठीक है, नंदा देवी कहाँ है, बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में। नोक्रेक मेघालय में है। पंचमढ़ी महाराष्ट्र में नहीं है। पंचमढ़ी कहाँ है, एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। थर्ड इसमें भी है, थर्ड इसमें भी है, थर्ड इसमें भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है।
आइए देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सभी भारतीय बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर नेटवर्क का एक हिस्सा है। तो याद रखिए यहाँ पर जो लिखा है ना कि सभी भारतीय बायोस्फीयर रिजर्व, क्या सभी को इसमें शामिल किया जा सकता है? कॉमन सेंस लगाइए, नहीं। तो इस तरीके से ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर देखिए मन्नार की खाड़ी यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त एक तटीय बायोस्फीयर रिजर्व है। ये चीज़ बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको पता होगा कि भारत में कुल 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जिन्हें कि यूनेस्को के मानव और जैव मंडल कार्यक्रम यानी कि मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। ठीक है, याद रखिएगा। अब अगला देखिए नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में क्वेश्चन है। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में कि इसका विस्तार 3 भारतीय राज्यों तक है। फिर है यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों और नम पर्णपाती वनों दोनों के लिए जाना जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है कि भारत में चुनाव सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला है कि 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। फिर है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रथम बार जो प्रयोग है वो 1998 में किया गया था। ये बात भी बिल्कुल सही है। 1998 में सबसे पहले कहाँ किया गया था बताइए? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में किया गया था। याद रखिएगा। लेकिन यदि पूछा जाए कि ईवीएम का जो सबसे मतलब सटीक प्रयोग है आम चुनाव में या फिर संपूर्ण राज्य में बोला जाए तो वह किया गया था गोवा विधानसभा के आम चुनाव में। याद रखिएगा इस चीज को। और प्रायोगिक रूप से शुरू हुआ था 1998 में। ठीक है, लेकिन इस तरह से देखा जाए तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए भारत निर्वाचन आयोग के संदर्भ में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन में क्या है स्टेटमेंट की इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद देखिए आरंभ में यह एक बहुसदस्यीय निकाय था। तो याद रखिए कि आरंभ में यह बहुसदस्यीय आयोग के रूप में गठित किया गया था। ठीक है, कब? 1989 में। ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि सबसे आरंभ में यह बहुसदस्यीय निकाय नहीं था, इसको बहुसदस्यीय आयोग के रूप में 1989 में मान्यता मिली थी। तो इस तरीके से ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि आरंभ में तो नहीं था, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए हाल ही में न्यायिक व्याख्याओं के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक नैतिकता को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो याद रखिए संवैधानिक नैतिकता जो होती है वो संविधान में निहित आधारभूत सिद्धांतों के पालन करने पर आधारित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 81 नंबर क्वेश्चन है कि प्रवाल भित्तियों और उनके पुनरुद्धार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए सबसे पहला क्या है, प्रवाल भित्तियां अपने अस्तित्व के लिए मुख्यतः जुजेंथेले शैवाल के साथ सहजीवी संबंध पर निर्भर करती है। ये बात बिल्कुल सही है। फिर देखिए प्रवाल भित्तियों के पुनरुद्धार में स्वस्थ प्रवाल भित्तियों की ध्वनियां प्रवाल जंतुओं को आकर्षित करने में सक्षम पाई गई है। फिर क्या लिखा हुआ है, जलवायु परिवर्तन का प्रवाल विरंजन की घटनाओं पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऐसा नहीं है कि प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जलवायु का। तो इस तरीके से थर्ड को अगर हम रॉन्ग कर देते हैं तो दो स्टेटमेंट हमारे पास बचते हैं, लेकिन हमारा 1 और 2 दोनों पहले से ही सही है, यानी कि 4 भी सही होगा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है पवित्र उपवनों के बारे में। पहला है कि पवित्र उपवन मुख्यतः केरल, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश राज्यों में पाए जाते हैं। दूसरा है कि पवित्र उपवन जल संरक्षण और मृदा स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद देखिए थर्ड है कि पवित्र उपवनों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत आधिकारिक संरक्षण क्षेत्र के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। तो याद रखिएगा कि जो पवित्र उपवन है उसको वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मान्यता नहीं दी गई है। ठीक है, तो ये चीज हमारा गलत हो जाएगा। तो थर्ड अगर सब में हम हटा दें तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यह सभी देशों को ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन को कम करने के लिए बाध्य करता है, क्योटो प्रोटोकॉल। तो याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि सभी देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए बाध्य करता है, बल्कि इसमें विकसित देशों के लिए जो है वो बाध्यता थोड़ी अधिक है। तो याद रखिएगा यह साझा लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व के सिद्धांत के रूप में
कार्य करता है। मतलब सबको मिलकर करना है जितना हम कर सकते हैं। जैसे विकसित देशों को थोड़ा-सा ज़्यादा करना है और जो विकासशील देश हैं उनको थोड़ा-सा कम करना है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर देखिए लिखा है कि एक विकासशील देश होने के कारण भारत के लिए क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत कोई कानूनी रूप से बाध्यकारी लक्ष्य नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है, चूँकि भारत एक विकासशील देश है, इसलिए भारत पर क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, बाध्यकारी उत्सर्जन नहीं है। ठीक है? तो इस तरीके से यदि देखा जाए तो ये जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए पोएम 3 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला लिखा हुआ है कि मिशन का जो लक्ष्य है वो केस्लर सिंड्रोम को कम करने पर केंद्रित है। यह मिशन भारत और नासा के बीच सहयोग पर आधारित है। याद रखिएगा पोएम जो है वो मिशन जो है वो भारत और नासा के बीच नहीं है, बल्कि ये जो है ये एक अंतरिक्ष मलबा मिशन है पोएम 3। पोएम 3 क्या है, एक अंतरिक्ष मलबा मिशन है और ये नासा से संबंधित नहीं है। यानी कि ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा कि पोएम 3 मिशन जो है वो अंतरिक्ष मलबा प्रबंधन मिशन है। अब देखिए वनस्पति और जीव जंतुओं में जलवायु अनुकूलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या लिखा हुआ है, शुष्क वातावरण में जल संरक्षण के लिए मरुद्भिद विशेष रूप से अनुकूल होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। मरुद्भिद जो होते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं ज़ेरोफ़ाइट्स। बेसिकली ये ऐसे पौधे होते हैं जो वृहद क्यूटिकल्स और छोटी पत्ती की सतह एवं गहरी और व्यापक जल प्रणाली की विशेषता रखते हैं। ठीक है? तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए लवणोद्भिद यानी हेलोफाइट्स लवण की कम सांद्रता के प्रति अपनी सहनशीलता के कारण स्वच्छ जल आवासों में वृद्धि करते हैं। तो देखिए जो बेसिकली अगर बोला जाए लवणोद्भिद के बारे में तो वो खारे जल में ज़्यादा अच्छे से अनुकूलित हो सकते हैं बशर्ते कि स्वच्छ जल की अपेक्षा। ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रदूषकों पर विचार कीजिए। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है कि कौन सा जो प्रदूषक है अम्लीय वर्षा में सहायक है। तो याद रखिए अम्लीय वर्षा में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं वो बहुत ही सहायक होते हैं। फिर है पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल, ये सहायक नहीं होते हैं। इस तरीके से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि यह मानवाधिकार मामलों पर सिफारिशें तो करता है लेकिन कार्यवाही लागू नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सुपोषण के कारण जल निकायों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिससे पोषक तत्वों की अधिकता और परिणाम स्वरूप शैवाल प्रस्फुटन के कारण जलीय जीवन को नुकसान पहुंचता है। ये बात बिल्कुल सही है। फिर है फाइटोरेमेडिएशन पर्यावरण से प्रदूषकों को अवशोषित करने एवं संग्रहित करने वाले पौधों का उपयोग करके मृदा में विषाक्त धातु के संचय में वृद्धि करता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो रेमेडिएशन होता है वो मृदा या जल प्रदूषकों को साफ करने की एक ऐसी विधि होती है जिसमें पौधों का यूज़ होता है। ठीक है? पौधों का यूज़ होता है जो कि विषाक्त पदार्थों को क्या करता है, अवशोषित करता है और संग्रहित कर सकता है। इस तरीके से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को मानव और जैव मंडल कार्यक्रम के बारे में क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यूनेस्को मानव और जैव मंडल कार्यक्रम पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। ये सही है। फिर है एमएबी कार्यक्रम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त बायोस्फीयर रिजर्व विशेष रूप से वन क्षेत्रों में है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सही नहीं है क्योंकि यह जो होता है विशेष रूप से वन क्षेत्रों तक सीमित नहीं है बल्कि विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्रों को क्या करते हैं, शामिल करते हैं, जिसमें कि मन्नार की खाड़ी हो गए और बहुत सारी समुद्री रिजर्व है, ग्रेट निकोबार का द्वीप है। यह विविधता दुनिया भर में विभिन्न पारिस्थितिकी क्षेत्रों को संरक्षित करने के लिए एमएबी के दृष्टिकोण को दर्शाती है। इस तरीके से यदि देखा जाए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2023 के तहत स्थापित फैक्ट चेक यूनिट को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है।
तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार के बारे में फेक न्यूज़ की पहचान करना। ये जो हो जाएगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए जनहित याचिका पीआईएल के बारे में एक क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? जनहित याचिका पीआईएल की अवधारणा की उत्पत्ति और विकास संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। तो ये बात क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर ने भारत में जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत की थी। तो ये बात क्या हो जाएगा? सही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, वित्तीय लिखत एवं उद्देश्य के बारे में है ये क्वेश्चन, जिससे कि करेक्टली मैच करना है। आइए देखते हैं। सबसे पहला लिखा है ग्रीन बॉन्ड। ग्रीन बॉन्ड जो है वो पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं को वित्त पोषित करता है। फिर है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में क्वेश्चन, जिसमें लिखा है कि सरकारी परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित करना। तो याद रखिए कि जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है उसे सरकारी परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये क्या करता है, सोने की मांग को कम करने के लिए एवं कागज आधारित प्रारूप में सोने के निवेश को बढ़ावा देना है। ठीक है, याद रखिएगा कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो होता है वो कागज आधारित जो प्रारूप है इस उसमें जो सोने का निवेश है उसे बढ़ाना है। तो इस तरीके से ये गलत हो जाएगा। फिर ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल के बारे में क्या लिखा हुआ है कि अल्पविधि उधार लिखत। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो ट्रेजरी बिल है वो आमतौर पर क्या होते हैं, अल्पकालिक उधार आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ट्रेजरी बिल जैसे आप देख सकते हैं ये 91 डेज़ के लिए होता है, 182 डेज़ के लिए होता है या 364 डेज़ के लिए होता है। इस तरीके से ये दोनों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब अगला देखिए, समझौता और उसके उद्देश्य लिखे हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन में हो जाएगा कि प्रवासी पक्षियों का संरक्षण। ठीक है, प्रवासी पक्षियों का संरक्षण। तो याद रखिए कि जो रामसर कन्वेंशन है वो प्रवासी पक्षियों के संरक्षण पर नहीं बल्कि आर्द्र भूमियों के संरक्षण पर केंद्रित है, यानी ये गलत हो जाएगा। फिर देखिए जैव विविधता संरक्षण पर कन्वेंशन जो लिखा हुआ है उसमें क्या हो जाएगा कि जैव विविधता का संधारणीय उपयोग, ये सही हो जाएगा। फिर है साइट्स। साइट्स के बारे में है कि लुप्तप्राय प्रजातियों के व्यापार पर विनियमन, यानी कि ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के बारे में एक आंसर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि आपातकालीन प्रतिक्रियाओं के लिए इसका प्रबंधन पूर्ण रूप से केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। फिर है यदि राज्य आपदा राहत कोष अपर्याप्त है तो राज्य जो है एनडीआरएफ से सहायता का अनुरोध कर सकते हैं। इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के संदर्भ में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, दो स्टेटमेंट है। क्या लिखा हुआ है कि जो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद है वो एक संवैधानिक निकाय है। तो ये गलत हो जाएगा, ये संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर अगला देखिए, इसके जो अध्यक्ष है वो भारत के वित्त मंत्री होते हैं। तो याद रखिए कि जो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद है उसकी जो अध्यक्षता होते हैं, अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त अर्थशास्त्री करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त अर्थशास्त्री करते हैं। इस तरीके से ये जो हो जाएगा ना वित्त मंत्री, ये गलत हो जाएगा। इस तरीके से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ देम। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र पश्चिमी घाट का हिस्सा है और उच्च जैव विविधता का समर्थन करता है? तो याद रखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अगस्त्यमाला, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन बायोस्फीयर रिजर्व में बफर जोन के सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी, यह संरक्षण को समर्थन देने के लिए सीमित मानवीय गतिविधि वाले संक्रमणकालीन क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए 98 नंबर क्वेश्चन में भी मैच द कॉलम है, जिसमें एक साइड पे राज्य दिया हुआ है और दूसरे साइड पे पवित्र उपवनों का नाम दिया हुआ है। सबसे पहले मेघालय। मेघालय में क्या लिखा हुआ है? मेघालय में लिखा हुआ है लॉकिनतांग। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, मेघालय में लॉकितांग के नाम से जाने जाने वाला एक पवित्र उपवन है। फिर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में देवराई है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में सरना नहीं है, सरना जो है वो झारखंड में है। ये कहाँ है? झारखंड में है। ठीक है, याद रखिएगा ये कहाँ है? झारखंड में, नोट बना लीजिए।
और फिर है राजस्थान में ओरांस, ठीक है? इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में रामसर स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारत में रामसर स्थलों को रामसर अभिसमय 1971 के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। तो ये बात क्या है? बिल्कुल सही है। फिर है सभी रामसर स्थल राष्ट्रीय कानूनों के तहत संरक्षित है और वन्य जीव अभयारण्यों एवं राष्ट्रीय उद्यानों में शामिल है। तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि जो रामसर नामकरण है वो अपने आप में सांविधिक संरक्षण को अनिवार्य नहीं करता है, ठीक है? याद रखिएगा। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा और जो करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए। देखिए भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहला क्या है? प्रोजेक्ट एलिफेंट को वर्ष 1992 में एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य जो है संपूर्ण भारत में हाथियों, उनके आवासों और प्रवास गलियारों का संरक्षण करना था। फिर है इस परियोजना को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्राप्त होती है, विशेष रूप से हाथी क्षेत्र वाले राज्यों के लिए, ताकि मानव हाथी संघर्ष को कम करने तथा हाथियों के आवासों के संरक्षण में सहायता मिल सके। ये भी सही है। फिर है प्रोजेक्ट एलिफेंट के एक भाग के रूप में शुरू किया गया, जहाँ की हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी कार्यक्रम एशिया और अफ्रीका में अवैध शिकार के कारण क्या है? हाथियों की मृत्यु के पैटर्न की निगरानी जो होता है वो करता है, ठीक है? तो ये तीनों ही क्या हो जाएंगे? बिल्कुल सही हो जाएंगे। इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा 1, 2 एंड 3 ये क्या होगा? सही होगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।